Okay. Class, you can give your attendance in chat box, mentioning with your section. Okay. Good morning, class. Class, last lecture हम लोगों गुड ने मॉर्निंग मैम। discussed. Good morning, बेटा. Good morning. Last lecture में we have discussed EBIT and EPS analysis. ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोचेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की. मीन्स हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में काफी सारी बातें कर ली. कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, किससे मिलके बनता है, एलिमेंट और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं अप्रोचेस की कि किस तरीके से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको हम साउंड बना सकते हैं, या किस तरीके से हम अपने फ्यूचर में अगर हम कोई चांसेस लेते हैं कि हमें इतना कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हैं, इतना बेनिफिट हो या इतना हमें उससे रिटर्न्स आए या हम उससे इतने फायदे हो, प्रॉफिट्स हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग अप्रोचेस का यूज करते हैं जिससे हम ये जान पाए कि हमें कौन सी अप्रोच हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी हमारे बिजनेस के लिए, और हम उसको आगे उस प्रोजेक्ट में कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये सारी अप्रोचेस हमें उसमें हेल्प करती हैं. ठीक है. सारी अप्रोचेस हमें ये हेल्प कर रही हैं कि आप किस तरीके से इवैल्यूएट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई आप आराम से इस प्रोजेक्ट को ले सकते हो क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है और इसमें आपको ये बेनिफिट हो रहा है. कल इसी पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर एनालिसिस की बात करी थी. ईबीआईटी हम लोगों ने देखा था. हम लोगों ने एग्जाम्पल की बात करी थी जिसमें हम लोगों ने 5 लाख का अमाउंट लगाया था और उस 5 लाख के अमाउंट से पर ईयर 1,50,000 का हमने प्रोजेक्शन किया था हमें कि हमें इस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए. फिर हम लोगों ने उसके 4 प्लान्स डिस्कस किए थे. इन 4 प्लान्स में हम कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट सूटेड रहेगा जिससे हमारा अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा जिसमें आए. ठीक है. तो हम लोगों ने ये वाली बात करी थी कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ा सकें. तो हम लोगों ने ये देखा कि जब हम डेट्स का रेशियो बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हम लोगों ने प्लान्स की बात करी थी, पहले वाले प्लान में तो 100% इक्विटीज थी, तो उसके प्राइसेस बहुत डाउन थे. और जब हमने देखा कि वी यूज 50% डिबेंचर्स in the capital structure, the value of our earning per share is reaches to 38 rupees per share. ठीक है. जब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 50% डिवेंचर्स इशू किए तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ और हमारे अर्निंग पर शेयर जो थी वो हमारे 38 रुपीज पर शेयर हमें अर्न हो रहा था. ठीक है. सेम जो अर्निंग्स बिफोर या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम था चारों प्लान्स में हमारे 1,50,000. और चारों ही प्लान्स में हम लोगों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, 5 लाख इन्वेस्ट किया था. ठीक है. तो ये हमें एक प्रोजेक्शन मिला कि भाई अगर हम अपने डेट्स बढ़ाते हैं, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है. ठीक है. जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम डेट्स बढ़ाएंगे और हमारी इक्विटीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम डेट्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, सबको तो पेड अप कर देते हैं और एंड में जो बचता है वो इक्विटीज के लिए बचता है. ठीक. लेकिन ऐसा नहीं होता है. एक सर्टेन टाइम के बाद डेट्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो जाता है, क्योंकि जब हम हायर रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं ना, जहां से हमें हायर रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, तो वहां चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं रिस्क के लिए. तो फाइनेंशियल रिस्क के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ईबीआईटी और ईपीएस ने हम लोगों को इन चांसेस के बारे में, इन रिस्क के बारे में नहीं बताया. वो एक ही पर्सपेक्टिव से काम कर रहे थे कि किस तरीके से हम अपनी जो चांसेस हैं अर्निंग पर शेयर की ज्यादा से ज्यादा कैसे इंक्रीज कर सकें. ठीक है. सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे था और rather देन हाउ टू ओवरकम दी रिस्क और जो इस तरह के फैक्टर्स थे उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था. ओके. तो ये तो हो गई ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस. आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इट इज लिक्विडिटी और कैश फ्लो अप्रोच. लिक्विडिटी हम लोग जान चुके हैं, कैश फ्लो को हम लोग समझते हैं. ठीक है. आज हम लोग बात करेंगे कि ये कैश फ्लो अप्रोच होता क्या है. पहले तो हम लोग बेसिक सी टर्म समझ लेते हैं. व्हाट इज कैश फ्लो. कैश फ्लो क्या होता है, जब आप अकाउंट्स में भी कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि आपको जो कैश है, यानी जो लिक्विड कैश है,
वो आपको कहाँ से रिसीव हो रहा है। ठीक है, लिक्विड कैश फ्लो का मतलब होता है जो विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्टेबल हो, या तो ऑलरेडी कैश में हो जैसे कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एट बैंक, या फिर ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड हो, या विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, आप उन्हें कर सकते हो, या आपको बिल्स रिसीवेबल हैं, आपको विद इन अ ईयर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी कैश फ्लो में आ जाएंगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिक तीन चीजों की बात हम लोग करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उनमें हमारा कैश इन्वॉल्व होता है, कैश लगा होता है, तो ऑब्वियसली हमें कैश पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है। तो और दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजों में हम इन्वेस्टमेंट हमारा रहता है जिसमें हमारा कैश इन्वॉल्व होता है। थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग जिसमें हम डिविडेंड्स इशू करते हैं, टैक्सेस देते हैं, और इन सब चीजों की बात करते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो बेसिकली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कैश फ्लो है, जो हमारे पास कैश का जो हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया है, उसमें कितना पार्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है, क्योंकि ऑपरेटिंग हमारे इंटरनली होगी, हम हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, उसमें जो ऑपरेशन हो रहे हैं हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनली इन्वेस्टिंग, यानी कि हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नली, यानी हम जहाँ अपना कैश इन्वेस्ट किया हुआ है हमने, चाहे वो रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट हो या सप्लायर्स को इन्वेस्ट किया हुआ हो आपने, वो भी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने ज्यादा रॉ मटेरियल, अब कई बार होता है ना, जैसे हम लोग कर लेते हैं, अरे कोई चीज सस्ती मिल रही है तो ज्यादा खरीद लेते हैं। ठीक है, ऐसे बिजनेस मैन भी करते हैं, कोई चीज की वैल्यू डाउन होती है तो उसको स्टॉक करके रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं, ज्यादा खरीद लेते हैं। तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों में किया हुआ है। ठीक है, और थर्ड इज फाइनेंसिंग, जब टैक्सेस डिविडेंड्स और इन सब की बात करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक तरीके से कैश फ्लो में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन सी चीजें आती हैं, और उसका फिर हम लोग बात करेंगे उसके फॉर्मूले की। ठीक है, और तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो कैश है इसको बैलेंस में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम कैश को बैलेंस नहीं रखेंगे तो हमारे जब एक ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी कम हो जाती है ना, तो हमें लोन्स लेने पड़ जाते हैं, या कई बार क्या होता है, इसका फायदा उठा के कई सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मर्जर्स या एक्वायर के लिए प्रेशर डालने लगते हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स हुए, हाँ, वो लोग प्रेशर डालने लगते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश ये करती है कि उनके पास कैश की फ्लो बनी रहे, ताकि उनका डेली रूटीन का काम रुके नहीं और वो चलता रहे, उन्हें लोन्स ना लेने पड़े। ठीक है, या क्रेडिट्स पे काम ना करना पड़े, क्योंकि जब भी हम लोन्स लेते हैं या क्रेडिट्स पे काम करते हैं तो हमें हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जो कि हमारे लिए एक बहुत लायबिलिटी वाली बात है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बैलेंस रखा जाए। तो what is liquidity? Ability to pay bills as they fall due and take advantage of opportunity at once. अपॉर्चुनिटी से आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कई बार होता है ना कि अगर आप कैश दो, जैसे कई बार हम लोग कैश में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप देखते हो ना, कैश में जब खरीद रहे होते हैं तो हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, क्योंकि हर बिजनेसमैन को ये पता होता है कि अगर हमारे पास अभी कैश रहेगा तो वी कैन इन्वेस्ट इट, या और वी कैन यूज इट विद इन अदर रिसोर्सेज, किसी अदर रिसोर्सेज में हम इसे यूज कर पाएंगे। बट अगर हमारे पास कैश नहीं रहेगा तो हमारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाएंगी, इसलिए वो क्या करते हैं, कैश में अगर कोई पेमेंट कर रहा हो तो डिस्काउंट देते हैं। इवन हम लोग भी सामान लेने जाते हैं ना, कैश में ले रहे होते हैं तो डिस्काउंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। सेम वही उसी चीज की बात करी जा रही है कि कैश अगर हमारे पास अभी होता है तो मुझसे बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वो हमें एक महीने बाद मिलेगा तो फिर वो एक महीने की अपॉर्चुनिटी हमसे हमारी लॉस हो जाएगी। अब बात करी जा रही है कि दूसरी तरफ आपको दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, मिनिमाइजिंग द होल्डिंग ऑफ कैश एंड आइडल एसेट बेटर इन्वेस्टेड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप कैश को, मतलब यहाँ पे इस चीज को डिफाइन किया जा रहा है कि कैश अगर हमारे हाथ में रहेगा तो उसका मतलब ये
इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने हाथ में कैश ऐसे रखो कि आप अपने प्रॉफिट का पार्ट ये सारी चीजें आप रोक के रखो, ठीक है। आपके पास एसेट्स पड़ी हुई हैं, आप एसेट्स को मॉर्टगेज करके या एसेट्स के बिहाफ पे आप कैश ले सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि वो एसेट तो आपकी एसेट रहेगी ना, कुछ भी हो जाए वो एसेट तो आपकी की रहने वाली है। तो आइडल, आइडल मीन्स होता है खाली, यानी आइडल टाइम में चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो एसेट हो, आपके पास कोई बिल्डिंग हो, कोई लैंड हो, कुछ भी हो, तो जो भी आपकी एसेट्स है ना वो खाली पड़ी हुई है, अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे या आप उस पे लोन ले सकते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी यूज हो रही है एक तरीके से, ठीक। तो वही चीज बात यहाँ पे करी जा रही है कि, या कई बार लोग ऐसे करते हैं कि एक लैंड से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं ना, एक लैंड खरीदा, फिर उसके प्राइसेस बढ़ गए, फिर दूसरा उसको बेच दिया, फिर उससे प्रॉफिट्स अर्न किए, फिर दूसरा लैंड खरीद लिया, इस तरीके से भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैश को किस तरह बैलेंस करें, कैश होल्ड करके रखना फायदे वाली बात नहीं रहती है। फायदे वाली बात तब रहती है जब उस कैश को आप होल्ड कैसे कर पा रहे हो, यानी एसेट्स को आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। क्योंकि अगर हम कैश को इस तरह से होल्ड रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी तो अपॉर्चुनिटी लॉस ही कर रहे हैं ना। अगर हम उस कैश को कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी जगह जहां 1 ईयर के लिए, विद इन अ ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, तो आपको 1 ईयर बाद तो वो मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर उसी बैलेंसिंग एक्ट की बात करी जा रही है कि हम इस फ्लो का ध्यान रखते हैं कि ये फ्लो बना रहे और ये बैलेंस मेंटेन रहे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस tells us about cash adequacy and solvency। और सिंपल टर्म्स में समझते हैं, in determining a firm's target capital structure, a key issue is the firm's ability to service its debts. The focus of this analysis is also on the risk of cash involved in solvency, ठीक है। बेसिकली हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो कैश है वो हमारे हाथ से निकल जाए, या हमें दूसरे से उधार लेके काम करना पड़े। तो वो उसको बोलेंगे कैश इंसॉल्वेंसी। हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि ये कैश हमारे पास से, जैसे होता है ना कि हमें पेमेंट करना है किसी को 1 महीने बाद, तो हम किसी को जब किसी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो हम उसको भी वही टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, जैसे ही हमारे पास पेमेंट रिसीव होगा वैसे ही हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो हमें अपनी पास से कुछ ऐसा नहीं देना पड़ा, उतनी देर जो पेमेंट जिसको रिसीव करना है, यानी बिल्स आपको जिसको पे करने हैं, बिल्स पेबल, ठीक है, उसको आपने उतना ही टाइम दिया है, उतना ही मार्जिन का टाइम दिया है कि जब आपको वो कैश रिसीव हो जाए। इससे क्या होता है, जो आइडल टाइम आपका कैश भी कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है और आपको जैसे ही रिसीव होता है वैसी पेमेंट्स भी करने लग जाते हो। तो ना आइडल होती है, ना कोई एसेट्स आपकी मॉर्टगेज है, और आप इस तरह से चीजों को रोटेट कर लेते हो। या कई बार क्या होता है कि आपको मतलब 1 हफ्ते पहले भी अगर कैश रिसीव हो रहा है तब भी, यानी आप कोशिश ये करते हो कि आपको कैश रिसीव होता रहे, बिल्स रिसीव होते रहे, या सेलिंग हो रही है, जहां से भी वो कैश आपको रिसीव होता हो, और साथ ही साथ आप अपने पेमेंट्स और जो ड्यूज हैं, इंटरेस्ट का ड्यू है, जो भी ड्यूज है, वो सारे आप साथ ही साथ करते रहो। इसी में अगर हम लोग आगे समझे, वो यहाँ पर है, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द थॉरो कैश फ्लो एनालिसिस एंड नॉट ऑन द रूल ऑफ थंब बेस्ड ऑन वेरियस कवरेज रेशियोज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि जैसे हम लोग रेशियोज में देखते हैं ना, अलग अलग आपको डेट एंड इक्विटी के रेशियो है, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रेशियो है। तो वहां पर रेशियो ये कहता है कि अगर हमारी लायबिलिटीज इतनी है तो हमारे पास एसेट्स इतनी होनी चाहिए, लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो कभी भी कम ज्यादा भी तो हो सकती है। यानी एट द एंड आपके पास एसेट्स डबल हो गई हैं, 2:1 का रेशियो है एसेट्स लाइबिलिटी में, लेकिन विद इन अ ईयर अगर हम देखें तो विद इन अ ईयर ये रोटेशन चलती रहती है, और कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से चीजें चलती रहती है। तो वहां पर हम अल्टीमेट अपना गोल को अचीव करने के लिए टारगेट करके रखते हैं, ना कि हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई ये बोला गया है और हर महीने ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कहीं ना कहीं हटाकर और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एंड एट द एंड हमें वो रिजल्ट रिसीव हो सके। ओके, तो हम लोग फिर बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस के।
तो यहाँ पर आपको 3 चीजें दी हैं, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या है, नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या है और फाइनेंशियल कैश फ्लोज क्या है। हालांकि हम लोगों ने सबसे ऊपर टॉपिक में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। सबसे पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उन्हीं को भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर आपका कैश इन्वॉल्व है। तो ऑपरेटिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी एक्टिविटीज। जो ये एक्टिविटीज है, इन्हीं एक्टिविटीज में तो आपका कैश इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल बनाने वाली हमारी फैक्ट्री है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी सेट करी है कि हम किस तरह के मोबाइल फोन्स बनाएंगे। अब की हमने सोचा है कि हम स्क्रीन्स, थोड़े लार्जर स्क्रीन्स और कुछ नए फीचर्स के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा कैश इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइजिंग वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट का काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस कितने होंगे, हम बाहर से सामान लेकर असेंबलिंग करा लेंगे, या फिर हम चिप्स दूसरे से खरीदेंगे, बाकी बॉडी हमारे यहाँ बनेगी। इस तरह से हमने देख लिया है कि भाई हमारा कौन सा बेस्ट सूटेड है। तो हमने देखा कि असेंबलिंग बेस्ट सूटेड है, तो हम पार्ट्स मंगा लेते हैं अलग अलग जगह से। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्क को ऑर्गेनाइज कर लिया, परचेज डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि भाई ऐसे ऐसे पार्ट्स मंगाने पड़ेंगे, साथ में जो पैकेजिंग मटेरियल है और भी सारा जो मटेरियल है। ठीक है, वो सारी चीजें भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग वर्क, उसमें भी आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं, और उन्हीं ऑपरेशंस में आपका कैश इन्वॉल्व है। फिर देन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग क्या, हम लोगों के यहाँ हम लोगों ने टारगेट बनाया था असेंबलिंग, तो हम अपने मोबाइल फोन्स की असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फिर है मार्केटिंग एंड सेलिंग। देन मार्केटिंग एंड सेलिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस में ही हमने उसका पैकेजिंग तक पूरा फाइनल फिनिश गुड्स बना लिया है। तो वहां पर भी हमारा कैश इन्वॉल्व होगा। फिर हम उसकी मार्केटिंग एंड सेलिंग, यानी लोगों को मार्केटिंग क्लास, मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग भी आती है। और मार्केटिंग वहां से स्टार्ट हो जाती है जब आप किसी भी नए प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट भी आती है, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती हैं। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया मार्केटिंग एंड सेलिंग, इसमें भी हमारा कैश इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, फिर डे टू डे मैनेजमेंट। अब ये जो डे टू डे मैनेजमेंट है, कभी कोई चीज स्टॉक कम हो गया, कभी कुछ और प्रोडक्ट के बारे में कोई इश्यूज हो गए, ठीक है, या हमें ट्रेनर्स बुलाने पड़े या हमें टेक्नीशियंस बुलाने पड़े। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी चीजें डेली मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हो रही है, इसमें भी हमारा कैश इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ऊपर हम लोग जितनी भी पार्ट्स की बात करें, दे ऑल आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड द कैश इन्वॉल्व इन दिस इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज. Now let's talk about non-operating activities, which includes relocating the business. ठीक है, आप अभी तक सेल फोन्स बना लेते हैं, अब आपने कहा भाई ऐसा है सेल फोन्स वाला बिजनेस अपना अच्छा चल रहा है, लेट्स मूव स्मार्ट वॉचेस। ठीक है, अब हम लोग स्मार्ट वॉचेस की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने स्मार्ट वॉचेस के बारे में भी अपनी स्ट्रेटेजी सेट करी है, ऑल दैट, तो वो तो सारा पार्ट आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, दोबारा से अभी हम लोग यहाँ पे बात करें रीएलोकेटिंग द बिजनेस, या हम अपनी ब्रांच कहीं डालना चाह रहे हैं। हमने सोचा भाई हमारा कानपुर में बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा करते हैं लखनऊ में भी एक शॉप डाल देते हैं। ठीक है, तो हम अपना बिजनेस रीएलोकेट कर रहे हैं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, क्योंकि इट इज नॉट इन रिलेशन विद दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। फिर आते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय वेदर डैमेज। वेदर की वजह से अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो वो सारे नॉन ऑपरेटिंग है। तो क्लास ये सारे कुछ एग्जांपल्स में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करी है। फिर है एक्वायरिंग फर्म, किसी दूसरी फर्म को एक्वायर करना। ठीक है, ये भी एक्वायर करना, मर्जर करना। ठीक है, ब्रांचेस खोलना, एक्सपेंशन करना।
एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। बाइंग और सेलिंग कैपिटल एसेट्स, किसी दूसरी कंपनी की कैपिटल एसेट्स को खरीदना या बेचना, या अपनी एसेट्स को बेचना या खरीदना, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ड्राइंग डाउन और पेइंग ऑफ लोन्स कम करना या लोन्स इशू लेना, ठीक है, नए शेयर्स इशू करना, डिबेंचर्स इशू करना। बेसिकली आप अगर ब्रॉडर टर्म में समझे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंक्लूड्स which are not in relation with the manufacturing of the product or service. Okay, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बात करें कंपोनेंट्स, जो हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। अब इन्हीं एक्टिविटीज में जो कैश इन्वॉल्व होता है उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो और नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। क्लियर? तो कंपोनेंट्स तीन है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। सिर्फ ये जो हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये वाला पार्ट सिर्फ इसलिए डिस्कस किया है ताकि सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हमारा कैश जो हो रहा है, खर्च हो रहा है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, ये है क्या, किस में खर्च हुआ जा रहा है भाई, ठीक। तो ये पता चल गया हम लोगों को इससे। अब हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स की, क्योंकि ये आसानी से समझ हो गया आ गया है तो कंपोनेंट्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, क्लास जो लोग भी एंटर कर रहे हैं बाद में, प्लीज मेंशन योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स विद योर कंसर्न section of your class. Okay, components of cash flow approach. Operating cash flow, it is the amount of cash generated by regular operating activities of a business within a specific time period. Obviously 1 year का ही लिया जाता है, तो हम लोग फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। OFC ऑपरेटिंग, ये यहाँ पर दिया हुआ कैश फ्लो, ठीक है, या फ्लो ऑफ कैश। OFC ऑपरेटिंग फ्लो ऑफ कैश इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस नॉन कैश आइटम्स को हम हटा देंगे क्लास, ठीक है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स को इसलिए हटा देंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में जो ये चीजें लिखी है ना, क्या क्या चीजें हैं, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, टैक्सेस जो से रिलेटेड हैं, अदर नॉन कैश आइटम्स जो हैं उन्हें लेस कर देंगे। और ये जो लिखा हुआ है ना, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीज होंगी, इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ठीक, increase in accounts payable, increase in accrued expenses, increase in deferred revenue, ठीक है। ये इसी को और मतलब एक्सपेंशन वाले फॉर्म में लिख दिया है। तो फॉर्मूला बस ये है, ऑपरेटिंग फ्लो ऑफ कैश या ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस नॉन कैश आइटम्स को हम इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में से लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ऑपरेटिंग कैश फ्लो का फॉर्मूला। फिर आ जाते हैं हम लोग, ये है नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो बेसिकली जितने जो नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो का आ गया ना, इसमें कौन कौन सी चीजें, मतलब आपने शेयर्स इशू किए हैं, आपने कोई कंपनी खरीदी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटीज करते हैं, और इनमें जो कैश इन्वॉल्व होता है वो सारा का सारा हम उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम लोग कैश फ्लो ऑफ द फर्म, ठीक है। अब वो तो हम लोगों ने बात करी थी ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग की बात करी थी। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक किसी भी जो फॉर्मूला है, कहा जाए कि लिक्विडिटी और कैश फ्लो अप्रोच का जो फॉर्मूला है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे सारी चीजों को लेंगे ना, कहाँ कहाँ हमारे पेमेंट्स जा रहे हैं, तो पेमेंट्स टू स्टॉक होल्डर्स, टोटल जो हमारा कैश फ्लो है फर्म का, वो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। पेमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स में क्लास आपके सप्लायर्स, आपके शेयर होल्डर्स, जो भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपके स्टॉकिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं आपसे, उन सबको जो भी पेमेंट आपको करनी है वो सब हम ऐड कर लेंगे। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, आप अपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट टू द गवर्नमेंट, टैक्सेस के केस में और जैसे भी केस में
जो भी आप गवर्नमेंट्स को पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमें गवर्नमेंट्स को पेमेंट करना ही होता है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट टू बैंक्रप्सी कोर्ट्स एंड लॉयर्स। अगर इन केस कंपनी आपकी बैंकरप्ट होती है, तो नहीं होती है तब भी आपको कहीं ना कहीं आपका एक लॉयर आपकी कंपनी का होता है, जो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन, आपकी कंपनी के बाकी बायलॉज बनाता है, ठीक है। उनसे भी अप्रूवल लेना होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चार्टेड अकाउंटेंट जरूरी होता है, जो आपके अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। सेम उसी तरीके हर ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी सेक्रेटरी जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी का काम यही होता है कि जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो वो उन्हीं के थ्रू होता है, उनकी साइन लगती है, ठीक है। तो सेम इसी तरह लॉयर्स भी जरूरी होते हैं, जो लीगल मैटर्स देखते हैं, ठीक। तो हर कंपनी में ये कुछ चीजें होती हैं जो जरूरी होती है। तो उनका कोई पेमेंट्स है, वो सारी चीजें आएंगी। फिर पेमेंट्स टू एनी एंड ऑल अदर क्लेम्स टू द कैश फ्लो ऑफ द फर्म। कोई अदर क्लेम है जहां पर आपको कैश का पेमेंट करना पड़ रहा है, वो सब भी इसमें लाया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो कैश फ्लो, जैसे ईबीआईटी और ईपीएस में हम लोग बात कर रहे थे अर्निंग पर शेयर की, कि भाई अगर हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा आता है तो हमारे लिए ये अप्रोच सही है। ये हमें सही बता रही है कि हम इतना पैसा लगाएंगे और इतना हमें मिलेगा, हमारी शेयर की वैल्यू इतनी हो जाएगी। बट अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो हमें ये बताते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपका कितना कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो इतना कैश क्या आप इन्वॉल्व कर सकते हो, आप इतना कैश क्या बना के रख सकते हो, मतलब ये बेस करता है कैश पे। और ईपीआईटी या ईपीएस एनालिसिस हमारा अर्निंग पर शेयर पे बेस करता था। और इन दोनों का हम लोग कंपैरिजन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड करेगा। It focus on the liquidity and solvency of the firm over a long period of time, even encompassing adverse circumstances. Thus, it evaluates the firm's ability to meet fixed obligations. ठीक है। बेसिकली जो कैश फ्लो एनालिसिस है वो क्या करता है, आपकी लिक्विडिटी को भी देखता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी साउंडनेस है, कितनी बट्टे परफॉर्मेंस कर सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और कितना कंट्रोल कर सकती है अपनी सॉल्वेंसी को, ठीक है। ये कैश फ्लो एनालिसिस बताता है। और जो अर्निंग पर शेयर वाला टॉपिक था, हमारा अप्रोच थी, वो हमें क्या बताती है कि हमें कितना हमारा शेयर अर्न कर सकता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क की तो बात ही नहीं करी थी। तो इसके लिए ठीक है, ये ज्यादा बेनिफिशियल है कैश फ्लो वाला। फिर नेक्स्ट है, it goes beyond the analysis of profit and loss statement and also consider changes in the balance sheet items. नो डाउट हम लोगों ने जब ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस पढ़ा था, तो हम लोगों ने बैलेंस शीट की बात नहीं करी थी, हम लोगों ने बैलेंस शीट को पीछे रख दिया था, ठीक है। बैलेंस शीट में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, और उसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वो वाली बात भी नहीं करी, हम लोगों ने सिर्फ शेयर डिबेंचर्स की ही बात करी। और क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हम लोग एक तरीके से पूरी बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी देखा, यानी मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, सारे चीजों की बात करी। फिर हम लोगों ने नॉन ऑपरेटिंग की बात करी, जिसमें शेयर डिवेंचर्स को इशू करना, कैपिटल एसेट्स खरीदना या बेचना, ठीक है। हम लोगों ने कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के हर पैरामीटर की बात करी। तो ओवर द एज अगर हम लोग देखें तो ये ज्यादा एडवांटेजेस है rather than EBIT and EPS analysis. फिर नेक्स्ट है, it identifies discretionary cash flows. The firm can thus prepare an action plan to face adverse situation. क्योंकि हम लोग इसमें कैशेस के बारे में बात करते हैं और पूरी बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं, तो अगर कोई एडवर्स सिचुएशंस आने वाली हैं तो हम उनको फेस कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो अगर कोई ऐसी मिस हैपनिंग या क्राइसिस वाली सिचुएशन आने वाली है तो हम उससे भी ओवरकम कर सकते हैं। Next is it provides a list of potential financial flows which can be utilized under emergency. जैसे हम लोग उसमें सिर्फ शेयर डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एसेट्स की भी बात करी, एसेट्स कैसे बढ़ाएं, एसेट्स कैसे घटाएं, क्योंकि हम लोग ये सारी चीजों की बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग
कैश फ्लो में या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो हमारा कहाँ और फाइनेंशियल फ्लो इन्वॉल्व है वो भी हमें पता चल जाता है इससे। तो कहीं ना कहीं कैश फ्लो ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म डायनामिक एनालिसिस एंड डज नॉट रिमेन कन्फाइंड टू अ सिंगल पीरियड एनालिसिस। क्योंकि हम जब कैश फ्लो की बात कर रहे होते हैं तो करंट की भी बात कर रहे होते हैं, यानी जो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज की भी बात कर रहे हैं, तो विद इन अ ईयर की भी बात करते हैं हम लोग, यानी इंडिविजुअल सिंगल फाइनेंशियल ईयर की भी बात कर रहे होते हैं। और क्योंकि जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं या अपने एसेट्स बेच रहे होते हैं या शेयर्स इशू कर रहे होते हैं, तो हम एक लॉन्गर टर्म की बात कर रहे होते हैं। तो एट द सेम टाइम इक्वली वी आर अंडरस्टैंडिंग financial every year's financial plans, and besides this we are also asserting the long term plans of the business. Okay class, I hope कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करते हैं ये वाले टॉपिक को अपने। ओके क्लास, थैंक यू क्लास। क्लास आप सब प्लीज अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए जिसने अभी तक नहीं करी है। ओके ओके, थैंक यू क्लास। अभी नहीं करी क्या काफी लोगों ने?